आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली का इंडिया गेट। इंडिया गेट क्यों? क्योंकि इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे चारों तरफ से बहुत हर डायरेक्शन में लगभग लगभग रास्ता जाता है। ठीक है यानी कि आप अगर दिल्ली में कहीं भी कनेक्ट करना चाहें तो इंडिया गेट वो सेंट्रल लोकेशन है जहाँ से लगभग लगभग हर डायरेक्शन में अलग अलग रास्ता जाता है। अगर मैं मैथ्स में कोई ऐसा टॉपिक बोलना चाहूँ कि वो इंडिया गेट के कंपैरेबल कौन सा टॉपिक होगा, आपके लिए कौन सा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपने लिए बता देता हूँ, मेरे लिए मैथ्स में इंडिया गेट के लेवल का टॉपिक अगर मैं बोलूँ तो वो होगा फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग लगभग मैथ्स के हर पार्ट को कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? फंक्शन को पहले हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, फंक्शन को फिर हम कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बनाते हैं, तो एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कहीं ना कहीं रिलेट करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हम फंक्शन पढ़ते हैं, आई मीन जो डायग्राम्स बनाते हैं, जो भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, वो या तो फंक्शन होता है या तो रिलेशन होता है। फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस हम अभी समझेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम क्या डिफरेंशिएट करते हैं? एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। इंटीग्रेशन में हम कहीं ना कहीं एक फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। मैक्सिमम मिनिमा हम किसका निकालते हैं? एक फंक्शन का ही तो निकालते हैं, है ना। तो फंक्शन आप देखो ऑलमोस्ट हर पार्ट को रिलेट कर रहा होता है। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स क्या है? सारे तो फंक्शन ही है। तो फंक्शन वो चैप्टर है जो अगर आप थॉरली पढ़ते हो तो मान के चलो कि आपका मैथमेटिक्स का 60-70% पार्ट फंक्शन में कवर हो जाता है। ठीक है। फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शन का रिवीजन होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फंक्शन का रिवीजन होता है, और फंक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवीजन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा एक अलग टॉपिक ही है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेरे लिए। मैं तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स में काउंट करता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, एक वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन होता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेशन में आता है। कब रिलेशन में आता है, कब फंक्शन में आता है, मैं भी बताऊंगा। कोनिक सेक्शन क्या होता है? कोनिक सेक्शन में हम चाहे सर्कल पढ़ें, चाहे हम पैराबोला पढ़ें, हम इलिप्स पढ़ें या फिर हाइपरबोला पढ़ें, जो स्टैंडर्ड फंक्शन के हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ते हैं ना कोनिक सेक्शन का, फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, रिलेशन होता है। क्यों रिलेशन होता है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का इंडिया गेट। सबसे पहले ऑर्डर पेयर क्या होता है और रिलेशन क्या होता है। मैं किसी भी फंक्शन को, देखो ऐसा होता है कि हम बाद में इक्वेशंस पे आए, सबसे पहले तो हम सेट्स में बात करते थे। ठीक है, मैं अगर एक सेट ड्रॉ करता हूं, ठीक है, टू स्केल करो, बैक ट्रिप करो, इरेज करो, ठीक है, तो एक सेट मैं लेता हूं ए, क्या हो गया, एक सेट लेता हूं एक्स, एक सेट लेता हूं वाई। ठीक है, ए में मैं लिखता हूं 5 बच्चे, राम, श्याम, ज्ञान और वरुण। ठीक है, एक में मैं क्लासेस लिख लेता हूं, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, ये सिक्स क्लास हो गया, एट्थ क्लास। ठीक है, ये क्लासेस हैं जिसको मैं वाई कह रहा हूं, वाई को मैं क्लासेस में दिखाता हूं। ठीक है, और एक्स मेरे स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो इसके हर एक आइटम का, इसके हर एक एलिमेंट के साथ जब मैं एक ग्रुपिंग करता हूं, एक पेयर बनाता हूं, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, ऑर्डर पेयर को लिखते कैसे हैं? राम कॉमा 1 मिडिल ब्रैकेट में, ये एक ऑर्डर पेयर हुआ। ठीक है, फिर राम का 2 के साथ एक ऑर्डर पेयर हुआ, राम का 3 के साथ, राम का 4 के साथ, राम का 6 के साथ, राम का 8 के साथ। उसके बाद हम आ जाएंगे श्याम पे, श्याम का 1 के साथ, श्याम का 2 के साथ, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये सारी जो पेयर्स होते हैं ना, जिसमें कहीं कोई रूल नहीं है। राम का हम 1 के साथ क्यों बना रहे हैं, कोई रूल डिफाइंड नहीं है। राम का हम 2 के साथ क्यों बना रहे हैं, ज्ञान का हम 3 के साथ क्यों बना रहे हैं। हम जो मैक्सिमम पेयर्स कर सकते हैं जिसमें पहला एलिमेंट x दिखाता है, दूसरा एलिमेंट y दिखाता है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि किसी भी दो सेट हो x और y, इनमें कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। अगर मेरे x में m एलिमेंट्स हैं, इसमें n एलिमेंट्स हैं,
तो इसके पहले एलिमेंट के साथ n कॉम्बिनेशन, दूसरे एलिमेंट के साथ n कॉम्बिनेशन, तीसरे एलिमेंट के साथ n कॉम्बिनेशन, m एलिमेंट के साथ m इंटू n कॉम्बिनेशन। तो ये मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स हुए। ठीक है, ऑर्डर पेयर को a क्रॉस b में दिखाते हैं। अगर ये a है, ये b है, यहाँ पे x और y है, तो हम इसको xy फॉर्म में लिखते हैं। x क्रॉस y x क्रॉस y कितने ऑर्डर पेयर पॉसिबल है? m क्रॉस n। ठीक है, कोई रूल डिफाइंड नहीं है, कोई रूल डिफाइंड नहीं है कि भाई x का y के साथ हम क्यों बना रहे हैं। जैसे ही हम ये क्यों डिफाइन करने लगते हैं, वहां से शुरू हो जाता है रिलेशन। ठीक है, अगर मैं ये बोलता हूं कि भाई राम वो ऑर्डर पेयर बनाने हैं जो बच्चा जिस क्लास को बिलोंग करता है, तो हो सकता है राम जो है सेकंड क्लास में था, ज्ञान जो है फर्स्ट क्लास में था, श्याम जो है 8th क्लास में था, वरुण जो है 3rd क्लास में था। तो ये मेरा एक हमने रीजनिंग डिफाइन कर दी। अब जो ग्रुपिंग होगी ना, वो ऐसे नहीं होगी कि सारे के सारे के साथ हो रही है। अब ग्रुपिंग कैसे होगी? राम का सिर्फ 2 के साथ होगी, राम का 2 के साथ हुई, श्याम का 8 के साथ हुआ। ठीक है, इसी तरह से ज्ञान का 1 के साथ हुआ, वरुण का 3 के साथ हुआ, क्योंकि वरुण 3rd क्लास में है, ज्ञान जो 1st क्लास में है। तो पॉइंट ये है कि जैसे हम रूल डिफाइन कर देते हैं, मेरे ऑर्डर पेयर जो होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे ऑर्डर पेयर को जो एक रूल से गवर्न होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। तो रिलेशन बेसिकली क्या करता है? रिलेशन x का y के साथ रिश्तेदारी को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, तो रिश्तेदारी जब जहां भी स्टैब्लिश हो गई, जहां पे भी एक रीजनिंग आ गई, भाई क्यों कैसे, वहां पे हम रिलेशन में आ गए। और जब तक कोई रूल डिफाइंड नहीं है, सिर्फ हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, वो मेरा ऑर्डर पेयर है। जाहिर सी बात है, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर हमेशा ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन कम होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे ऑर्डर पेयर में से ही तो आएंगे। क्योंकि अगर मैं राम का 2 के साथ बना रहा हूं, तो ऑर्डर पेयर में राम का 2 के साथ ऑलरेडी बन चुका है। राम का 2 के साथ क्या 1 2 3 4 5 6 सभी के साथ बन चुका है। तो जो अगर देखा जाए ना, तो रिलेशन जो है वो सबसेट है ऑर्डर पेयर का। ठीक है, रिलेशन हमेशा सबसेट होता है ऑर्डर पेयर का। इसमें क्वेश्चन आता है कई बार कि कितने रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, कितने रिलेशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं x और y के बीच में। अगर किसी को ये लगता है ना x और y के बीच में जितने ऑर्डर पेयर हुए उतने रिलेशन, ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका दूसरा होता है। मैं इसको बता सकता हूं, लेकिन मैं इसको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये चीज आप खुद एक्सप्लोर करो, खुद अपना दिमाग खर्च करो कि इसमें x इंटू वाई यानी m इंटू n ऑर्डर पेयर बने, रिलेशन हम कितने बना सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कितने रिलेशन बना सकते हैं, वो आप खुद से एक्सप्लोर करो, खुद अपना दिमाग खर्च करो। ठीक है, छोटे छोटे डिफिनीशंस में आते हैं, छोटे छोटे डिफिनीशंस में आते हैं। ऑर्डर पेयर तो हमने डिफाइन कर दिया, रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया। ये वाला जो डायग्राम है ना बेटा, जिसमें हम एरो से मार्क करते हैं, इसको हम एरो डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने छोटे छोटे डिफिनेशन बताए हैं, मैं इसको इसी स्लाइड में समझा देता हूं। ये x का जो पूरा सेट है, x इज इक्वल टू राम, श्याम, ज्ञान, इसके सारे एलिमेंट जो हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। y के सारे एलिमेंट को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो x के सारे एलिमेंट को हम डोमेन बोलते हैं, y के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। y में हम उन एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं कि जो इसका इमेज बन रहा है, हम सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। इसके वो एलिमेंट जो किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं, जहां पे रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है, जैसे राम का 2 के साथ हो रहा है, तो 2 क्या है? राम का मिरर हुआ, हम इसको मिरर बोलते हैं, और इस तरीके को मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, हमने y में x को मैप कर दिया। ठीक है, ये तरीका है एक्सप्रेशन का कि y में x को मैप कर दिया। कैसे? एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी होता है, वो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, तो एरो डायग्राम
इस डायग्राम को बोलेंगे, ये तरीका जो है इसको हम मैपिंग बोलते हैं, इन सभी को हम इमेज बोलते हैं, इस वाले सारे एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं, इस वाले सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। और कोडोमेन में वो एलिमेंट जो किसी न किसी तरीके से रिलेट हो रहे हैं, 2 रिलेट हो रहा है, 3 रिलेट हो रहा है, 8 रिलेट हो रहा है। 4 और 6 की कोई रिश्तेदारी नहीं है ना। 4 और 6 की जब कोई रिश्तेदारी नहीं है तो हम इसको छोड़ के बाकी के जो है ना 1, 2, 3 और 8 को हम रेंज बोलते हैं। किसका? x का रेंज y में, ठीक है। तो ये मेरा रेंज है। अब हम इसी को जब हम कार्टेशियन प्लेन में डिफाइन करते हैं, देखो x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। x को हम x एक्सिस पे दिखाते हैं, y को हम y एक्सिस पे दिखाते हैं, और ये राम श्याम ज्ञान वरुण सभी को हम x एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं। भाई इस पॉइंट को राम बोलेंगे, इस पॉइंट को श्याम बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 को हम y एक्सिस पे प्लॉट कर सकते हैं, और वहाँ से हम एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स, जहाँ पे राम फर्स्ट में है, श्याम फिफ्थ में है, काइंड ऑफ हम बना सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको इसी तरीके से x एक्सिस y एक्सिस जो है यहाँ पे जो हम सेट के फॉर्म में दिखा रहे हैं, हम इसको कार्टेशियन प्लेन में भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन में। फंक्शन क्या होता है? ठीक है, डोमेन बता दिया, कोडोमेन बता दिया, रेंज बता दिया। रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका? रेंज किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। ऑब्वियसली कोडोमेन में सारे एलिमेंट आ गए, रेंज में लिमिटेड एलिमेंट है। रेंज मैक्स टू मैक्स कोडोमेन के बराबर हो सकता है कि y के सारे एलिमेंट जो है x को मैप कर ही रहे हो, तो इन दैट केस रेंज और कोडोमेन मेरा इक्वल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट बच जाएं y में जो किसी को मैप ना कर रहे हो, इन दैट केस रेंज और कोडोमेन डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन रेंज हमेशा छोटा होगा, कोडोमेन हमेशा सुपरसेट होगा। कोडोमेन को हम सुपरसेट बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे मेरे डेफिनेशंस हो गए। ऑर्डर पेयर हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिप्रेजेंटेशन, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसा कि मैंने अभी बताया, एक तो मेरा एरो डायग्राम हो गया जिसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। दूसरा तरीका होता है मेरा अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अलजेब्रिक में 2 तरीके आते हैं, एक सेट बिल्डर मेथड होता है, एक मेरा रोस्टर मेथड होता है। इसी को हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं हम? y इज इक्वल टू, y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, y मेरा x से डिफाइन हो रहा है, तो y इज इक्वल टू हम x लिखते हैं, y कह लो या जो भी मेरा सेकंड वाला सेट है x, और फिर हम रिलेशन डिफाइन कर देते हैं लाइक x इज 2n वेयर n इज द ऑल नेचुरल नंबर्स। यानी कि कहीं ना कहीं x जो है y क्या है? y क्या है? y जो है वो इवन नंबर्स हैं, 2n लिख रहे हैं ना, y 2n। तो हमने ये जो है ये लॉजिक डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसी लॉजिक को हम रिलेशन बोलते हैं। इस रिलेशन की वजह से x जो है x के रिस्पेक्ट में y डिफाइन होता चला जाता है। ठीक है, हम x की वैल्यू डालते जाते हैं और y की वैल्यू निकलती जाती है। तो ये मेरा सेट बिल्डर मेथड है। लिस्टिंग मेथड क्या होता है कि मैं अब इसी चीज को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, y इज इक्वल टू, पहले मैंने x बोला और ये 2 बिंदी लगाई, इस बिंदी को बोलते हैं सच दैट। ठीक है, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में जाओ, एनसीईआरटी की बुक में जाओ, आपको नोशंस का एक ग्रुप मिलेगा। जैसे इसको सच दैट बोलते हैं। ये क्या होता है? ये होता है एलिमेंट ऑफ। ठीक है, एलिमेंट ऑफ। जैसे मैं अगर बोलना चाहूं कि x इज एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से -2। ठीक है, बोथ एक्सक्लूडेड, तो ये मेरा एलिमेंट ऑफ है। एलिमेंट ऑफ यानी कि x माइनस इनफाइनाइट से -2 के बीच में लाई करता है। ठीक है, एक मेरा सिंबल आता है इफ। उफ तो बहुत देखा होगा, चैटिंग वैटिंग में उफ लिखते हो कि नहीं लिखते हो? इफ क्या होता है? आई के बाद अगर डबल एफ आ जाता है तो इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ। जब डबल एफ आ जाता है तो इफ एंड ओनली इफ होता है। ठीक है, ये है सबसेट, ये है इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी में आप पढ़े होंगे। ये क्या है?
यूनियन, ठीक है। ये सारे नोशंस जो है ना बेटा, ये आप अपनी किसी भी एनसीईआरटी या किसी भी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो आपको एक जगह पे सारे नोशंस मिल जाएंगे। वो नोशंस आप ध्यान से देखो, क्योंकि उनका क्वेश्चन में एप्लीकेशन आएगा। और क्वेश्चन में एप्लीकेशन में प्रॉब्लम क्या है कि चूंकि ये नोशन है, क्लियर कट चीज़ लिखी नहीं, एक सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है। अगर सिंबल का मतलब नहीं पता है ना तो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को अगर कॉम्प्रिहेंड करना है तो बहुत जरूरी है कि आपको सारे सिंबल्स का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। 2 4 6 मैंने बता दिए, बाकी आप जो है किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आप रेफर करोगे तो आपको सारे नोशंस दिख जाएंगे। हम आते हैं लिस्टिंग मेथड में। मैंने बोला था x एक्सिस टू n वेयर n इज ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सारे एलिमेंट्स को ही लिख दूं 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, इसको बोलते हैं रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड रिप्रेजेंटेशन का रोस्टर मेथड हो गया, या फिर इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। हमने लिस्ट आउट कर दिया, तो एक तो हम लिस्ट आउट कर सकते हैं, दूसरा हम इसको x लिख सकते हैं सच दैट फिर x को डिफाइन कर सकते हैं। ये मेरा सेट बिल्डर मेथड हुआ। और तीसरा मेरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, जिसको हम बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एरो डायग्राम, ठीक है। तो एरो डायग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ऑर्डर पेयर में मैं एक चीज बताना भूल गया कि अगर कोई भी ऑर्डर पेयर इक्वल टू अनदर ऑर्डर पेयर है तो इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और सेकंड एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई भी 2 ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है तो उसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट के नहीं होता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। बड़ा ही छोटी सी बात है, बड़ा ही सिंपल सी बात है, लेकिन पता है आईआईटी क्या करता है, घुमा देता है क्वेश्चन को। आपने 9th 10th में इक्वेशंस पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 15। इन दोनों को सॉल्व करके 2 अननोन, 2 इक्वेशन, दोनों अननोन को निकालना है, ठीक है। इसी इक्वेशन को, ये तो 9th 10th की बात थी, 9th 10th में तो सीधे सीधे इक्वेशन दे देगा, आप सॉल्व कर लोगे। पता नहीं 9th क्लास का है कि 8th क्लास का है, मतलब ये बिलो लेवल का है। जब आप आईआईटी के लेवल पे आओगे या इवन बोर्ड एग्जाम के लेवल पे आओगे तो इसको क्या कर देगा, x प्लस 3y कॉमा 15 कॉमा 15 एक सेट में रख दिया, एक ऑर्डर पेयर में रख दिया, इक्वल टू सेकंड ऑर्डर पेयर कर देगा। x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 है, 4 कॉमा 4x प्लस 7y, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये लिख दिया, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं इसमें प्रोसीड कैसे करूं, फर्दर कैसे प्रोसीड करूं। करना कुछ नहीं है, ऑर्डर पेयर का मतलब ये हुआ कि ये इसके इक्वल हो गया और सेकंड वाला पार्ट सेकंड वाले के इक्वल हो गया, यानी कि घूम फिर के यही इक्वेशन को लिखने का 12th स्टैंडर्ड का तरीका है, ठीक है। तो आपको डिकोड करना आना चाहिए भाई, क्वेश्चन को डिकोड करना आना चाहिए। इसके लिए ये बताना बहुत जरूरी था कि अगर 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है तो फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा, सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। अगर आप इस चीज को डिकोड कर ले जाओगे तो ये क्वेश्चन तो आपका 8th क्लास के लेवल का है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। फंसोगे यहां पे, है ना। अब बेटा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन और रिलेशन में क्या फर्क होता है, कोनिक सेक्शंस क्यों नहीं फंक्शन होते हैं, हम उस पर बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, बाय डेफिनेशन फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस ईच इनपुट एग्जैक्टली 1 आउटपुट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि जब मैं एक एस में 1 2 3 4 डिफाइन कर दिया, एक उसमें A B C D E F डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैंने इसको मिरर करना शुरू किया, A को 1 के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, C के साथ भी कर सकते हैं, 2 को B के साथ कर सकते हैं, 3 को L के साथ कर सकते हैं, 4 को इसके साथ कर सकते हैं, A B C D, ठीक है। ये मेरा रिलेशन है, क्यों, क्योंकि एक इनपुट यहां पे 2 आउटपुट दे रहा है, ये फंक्शन नहीं हो सकता। अ फंक्शन इज अ रूल दैट असाइंस ईच इनपुट एग्जैक्टली 1 आउटपुट, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आना चाहिए, यानी कि 1 का A ही आना चाहिए या फिर 1 का C ही आना चाहिए। हो सकता है कि 2 एलिमेंट हैं, जैसे मान लो 2 का B की जगह पे A ही दिखा दिया, ठीक है। ये हो सकता है कि x के 2 एलिमेंट एक
y का एक एलिमेंट को रेफर कर रहे हो, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है फंक्शन में। लेकिन एक एलिमेंट दो y नहीं रिफर कर सकता। अगर वो दो y रिफर करता है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन के लिए समझना कि फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। कार्टेशियन प्लेन में इस चीज को समझते हैं कि अगर मैं x y के बीच में अगर कोई ग्राफ बना रहा हूं, मान लो ये ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, मान लो साइन थीटा का ही ग्राफ है, हर x के लिए एक y मिल रहा है, ये मेरा फंक्शन है। लेकिन सपोज मैंने कार्टेशियन प्लेन में एक ग्राफ बनाया सर्कल का, एक x के लिए एक y ये मिला, उसी के लिए दूसरा y यहां पे मिल गया। ठीक है, दो y मिल गए ना, ये y2 हो गया, ये y1 हो गया। ये मेरा फंक्शन नहीं है, ये मेरा रिलेशन है। एक x के लिए दो y आ गए, तो एक इनपुट के लिए दो आउटपुट नहीं हो सकते। इस वजह से कोनिक सेक्शन, अगर मैं इसको वैसे समझाऊं तो आप ये मान के चलो किसी भी कर्व में अगर कोई भी ऐसी वर्टिकल लाइन एग्जिस्ट करती है जो कर्व को दो प्लेस पे कट कर रही है, तो वो मेरा रिलेशन है, वो मेरा फंक्शन नहीं है। तो कोनिक सेक्शन में अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन देखूं पैराबोला का, y² = 4ax, ऐसे ही ग्राफ बनता है, दो जगह पे कट कर सकता है, एक x के करस्पॉन्डिंग दो y निकलेगा, ये मेरा फंक्शन नहीं है। सर्कल फंक्शन नहीं है, इलिप्स फंक्शन नहीं है, हाइपरबोला फंक्शन नहीं है तब तक जब तक एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर यही पैराबोला ऐसे बन जाए, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इन दैट केस हर एक एक्स के लिए अलग वाई मिलेगा। ठीक है, तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, x² = 4ay। इस इक्वेशन क्या होता है, y² = 4ax, मतलब कि y में क्वाड्रेटिक होता है। एग्जैक्टली ये मेरा ग्राफ नहीं बनेगा, बेसिकली ओरिजिन से जाएगा, ये भी ओरिजिन से जाएगा, लेकिन मैं एक माउथ की बात कर रहा हूं कि इसका फेस ऊपर रहेगा, इसका फेस हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो इस वाले को हम ये नहीं बोल सकते, इस वाले को फंक्शन हम नहीं बोल सकते, ये फंक्शन नहीं है, ये मेरा फंक्शन है। सर्कल फंक्शन नहीं है, ठीक है, लाइन मेरा फंक्शन है। तो ये समझने वाली बात है कि फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं या तो एक रिलेशन होता है या तो एक फंक्शन होता है, इन दोनों के एम्बिट के बाहर कुछ नहीं होता। ठीक है, हम कुछ भी लिख रहे हैं, y = sin x लिख रहे हैं या y = sin of log x लिख रहे हैं या log of sin x लिख रहे हैं, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बना दें, या तो फंक्शन होगा या तो रिलेशन होगा। किसी भी फंक्शन को हम तीन तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा। दूसरा हम उसका ग्राफ बना सकते हैं, और तीसरा हम उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एरो डायग्राम। ठीक है, तो एरो डायग्राम इन जनरल हम हर एक फंक्शन पे नहीं अप्लाई हो पाता है। जैसे कुछ लिमिटेड टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ना, उन पे हम लगा सकते हैं, हर जगह पे नहीं लगा सकते हैं। जो मेन तरीका मेरा अल्जेब्रिक तरीका है, जिसमें हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरा तरीका है ग्राफ के फॉर्म में लिखते हैं। मैंने हमेशा से इस चीज़ को इम्फेसाइज किया है कि जब आप फंक्शन पढ़ रहे हो तो उसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। ये तीन चीज़ें आपको एकदम फिंगर टिप पे लानी है। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड फंक्शन की बात करते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो कितने स्टैंडर्ड फंक्शन है टिग्नोमेट्री में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, और इन्हीं के इन्वर्स 6 हो गए, तो 12 फंक्शन तो मेरे टिग्नोमेट्री और इन्वर्स फंक्शन से आ गए, इन्वर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन से आ गए। इसके अलावा लॉग में देखें तो e⁴ x, a⁴ x, log x, ln x, ये 3-4 हो गए, तो मतलब 16-17 ये बन गए। और मान सकते हैं 8-10 मेरे अल्जेब्रिक फंक्शन है, जैसे कि y = gix, y = signum x, y = fraction x, या फिर y = mod x। तो ये हमारे 8-10 हो गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, y = ax² + bx + c। तो ये जो मेरे फंक्शंस है ना, स्टैंडर्ड फंक्शन जिसको हम बोलेंगे, ये कुल मिला के 25-30 में सिमट जाते हैं। ये 25-30 पे आपका कमांड बनाना जरूरी है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फंक्शन एज इट इज आ जाए, लेकिन जब तक आप स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं पढ़ोगे ना, आगे का लेवल कैसे पढ़ोगे। वो कहते हैं ना कि भाई केमिस्ट्री में जब कोई भी आइडियल गैस होती ही नहीं है दुनिया में आइडियल गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हम आइडियल गैस पढ़ते क्यों हैं।
वो इसलिए पढ़ते हैं बेटा क्योंकि जब तक पहले आइडियल तो समझो, कॉम्प्लिकेटेड तो बाद में समझोगे। पहले तो आइडियल की अंडरस्टैंडिंग जनरेट होनी चाहिए, उसके बाद आप कॉम्प्लिकेटेड वाले की समझोगे। इसलिए आपको आइडियल वाला चीज़ पहले पढ़ना है, स्टैंडर्ड चीज़ें पहले पढ़नी है। आते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन पे, एक के बाद एक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आते हैं साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? एक्स वाई। एक्स क्या है इसमें? साइन एक्स में एक्स क्या है? एक्स मेरा एंगल है, ठीक है। एंगल को हम π/2 पाई इसमें दिखाते हैं, तो हम इस एक्स एक्सिस पे हम एंगल दिखाएंगे 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, जो मेरे स्टैंडर्ड एंगल है। π/2 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 ऐड करते जाएंगे। -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, π/2 पे 1 होती है, फिर पाई पे 0 होती है, 3 π/2 पे -1 होती है, 2 पाई पे मेरा फिर से 0 हो जाती है। और यही चीज़ लगभग इधर सेम कर्व मेरा रिपीट होता है, ठीक है। ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स। इस साइन एक्स के ग्राफ में क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं? सबसे पहले डोमेन, अभी हमने पढ़ा था डोमेन क्या है, एक्स की सारी वैल्यूज को डोमेन बोलते हैं। इसका डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? -∞ से +∞, यानी कि ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है, ठीक है। रेंज क्या है? 1 से ऊपर नहीं जा सकता, -1 से नीचे नहीं जा सकता, तो रेंज हो गया मेरा -1 से +1 इंक्लूडिंग बोथ। ये मेरा इसका रेंज हो गया। फंक्शन को वैसे देखें, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? मैंने पहले भी बताया, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये वाली वीडियो जाके जरूर देखो। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको बनाने के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि आप सिंगल लाइन में इसको बना सकते हो। ये मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। डिफरेंशिएबल फंक्शन किसको बोलते हैं? हमने डिफरेंशिएबल फंक्शन में पढ़ा था, अभी मैंने इसके लिए भी मैंने जो वीडियो बनाई थी वो आप उसको जाके रेफर करो, वो थॉरली देखो कि डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कहां होता है? या तो वो डिसकंटिन्यूअस है, तो जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं रह गया, या फिर उस कर्व में अचानक से किंक बन रहा है, इस किंक की वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता है? क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव निकालते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इस किंक की वजह से वो इक्वल नहीं आता है, इसकी वजह से वहां पे ये नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बन जाता है, ठीक है। तो इस कर्व के बारे में देखें तो कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और सारे ही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये मेरा साइन एक्स है, सेम लगभग कॉस एक्स बनता है, सिर्फ π/2 का मेरा स्लैग चलता है। तो मैं कॉस एक्स को अगर मैं रेड पेन से दिखाऊं इसी प्लॉट पे, तो ये मेरा कॉस एक्स बनेगा, ठीक है। कॉस एक्स कहां पे होगा? 0 पे मेरा 1 आ जाएगा, और π/2 पे 0 हो जाएगा, पाई पे -1 आ जाएगा। इसका भी रेंज वही है, -1 से +1, इसका भी डोमेन वही है, -∞ से +∞। अगर इसको भी देखें तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसको भी देखें तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है। तो ये मेरा cos x भी हो गया, sin x भी हो गया, और हम आते हैं अब नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन है मेरा tan x। tan x का फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। हम एंगल को प्लॉट कर लें। जीरो, π/2, पाई, 3 π/2, 2 पाई, ठीक है। और इधर -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई। tan x के ग्राफ में क्या होता है कि जब हम tan 0 निकालते हैं, tan 0 की वैल्यू 0 आती है, तो 0 के जो नेक्स्ट एंगल है π/2 और जो प्रीवियस एंगल है -π/2, इस पे हम मतलब π/2 वाले मल्टीप्लीकेशन पे हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्यों डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि tan π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है,
तो कहाँ पे जाएगी, इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगी, मतलब π/2 पे पहुंचते पहुंचते वो इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, ऐसे चलेगा। और यहाँ पे 0 और -π/2 पे माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यही कर्व बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है, एक हम 3π/2 पे डाल लेते हैं, इसी तरह से -3π/2, यानी कि π/2 के जो मल्टीप्लायर्स है ना, π/2, 3π/2, -3π/2, उन पे हम एक एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं और ये कर्व मेरा ऐसे ड्रॉ होगा। ये मेरा 10x का कर्व है। ठीक है, 10x के कर्व में जो चीज़ें एक खासियत है, देखो एक तो किसी भी कर्व की एक साइक्लिसिटी, किसी भी कर्व की नहीं, जो इस टाइप के कर्व होते हैं ना, जो साइक्लिक टाइप के कर्व होते हैं, एक टाइम इंटरवल के बाद, एक इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहे होते हैं। साइन थीटा का कर्व अगर देखें ना, तो ये 0 पे 0 होता है, फिर ये, उसके बाद यहाँ से फिर यही कर्व फिर आगे आ रहा होता है। तो एक टाइम के बाद ना ये रिपीट कर रहा होता है। ये जो इंटरवल है इसमें 2π होता है, तो इसका इंटरवल, साइक्लिसिटी का इंटरवल क्या होता है, 2π होता है। इस केस में इंटरवल क्या होगा, -π/2 से +π/2, दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई मेरा इंटरवल हुआ, पाई मेरा इसका इंटरवल हुआ। पाई के बाद ये फिर से रिपीट करेगा, पाई के बाद फिर से रिपीट करेगा, ये कर्व ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहां पे मेरा इंटरवल हो गया पाई। साइन कर्व में, कॉस कर्व में मेरा साइक्लिसिटी का इंटरवल है 2π। इस कर्व में अगर देखें तो मेरा डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है, x इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर, y इज एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞। तो y का भी डोमेन देखा जाए ना, तो y में इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये ऑल रियल नंबर हुआ। ये कर्व मेरा डिसकंटिन्यूअस कर्व है। कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस कर्व क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूअस कर्व वो कर्व होता है जिसको हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं। इस कर्व को बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते। जिस पॉइंट पे हमको पेन उठानी पड़ जाएगा और दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करना पड़ जाएगा, उस पॉइंट को हम डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। जैसे यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे इनफाइनाइट है, फिर हमको नीचे से स्टार्ट करना है, तो π/2 मेरा वो पॉइंट है जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। -π/2, -3π/2, 3π/2, ये सारे पॉइंट जो है ये मेरा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो ये मेरा डिसकंटिन्यूअस कर्व है। कहाँ पे, 2n + 1 π/2 पे। इन सारे पॉइंट्स पे ये कर्व डिसकंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी, ये कर्व मेरा वैसे तो स्मूथ है, लेकिन जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है कर्व, उस पॉइंट पे पहले ही डिफरेंशिएबल नहीं होता है। अदरवाइज सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। π/2 पे, -π/2 पे, 3π/2 पे, -3π/2 पे, इन सब जो पॉइंट्स है ना, इन सब पॉइंट्स पे ये मेरा कर्व डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए डिफरेंशिएबल भी नहीं है। कॉटेक्स का कर्व मैं नहीं बताऊंगा, कॉटेक्स का कर्व आप खुद से बनाओगे। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने वाली बात है। आप खुद एनालाइज करो, कॉट 0 की वैल्यू क्या होगी, कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉट -90 की वैल्यू क्या होगी, और अपना कर्व ड्रॉ करो। ऐसा ही कुछ पैटर्न में बनेगा, लेकिन आप उसको खुद से ड्रॉ करो। सेक एक्स का कर्व कैसे बनेगा, या कोसेक एक्स का बताते हैं। कोसेक एक्स का कर्व कैसे बनेगा, कोसेक एक्स के कर्व में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले साइन थीटा का कर्व बनाते हैं। ठीक है, ये मेरा साइन थीटा का कर्व है। साइन 0 की वैल्यू 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। ठीक है, ये मेरा -π/2, -π और इसके आगे जो भी होगा। 0 पे मैं y एक्सिस ड्रॉ कर देता हूं। हम क्या करते हैं ना, ये जो एक हम बन रहा है, इस पे हम डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, और हम इस कर्व को मिरर उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, इस कर्व को मिरर उल्टा कर लें तो मेरा बन जाएगा कोसेक एक्स का कर्व। ये साइन एक्स था, साइन एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/sin x, कोसेक एक्स होता है। तो हम इस कर्व को सिर्फ इस पॉइंट पे एक मिरर लगा दें, मतलब ऐसे कर लो, इस पे मिरर लगा दिए, तो जो इमेज बन रही है ना, उस इमेज में बस एक चीज ध्यान रखना है
कि ये वाला कर्व जो है इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, लेकिन 1/sin x यानी कि 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये वाई एक्सिस को कहीं कट नहीं करेगा, वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट पे कट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। पाई वाली लाइन पे जो वर्टिकल लाइन आएगी पाई पे, उस पे ये इनफाइनाइट पे टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये मैं सिर्फ एक ट्रिक बता रहा हूं कि आप कैसे बनाओगे। ये कोसेक एक्स का कर्व हुआ, तो इस पार्ट में ये हुआ, इस पार्ट में ये ऐसे हो जाएगा, इस पार्ट में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब हम साइन वाला कर्व हम डिलीट कर देते हैं। साइन वाले कर्व को हम डिलीट कर दें। तो ये मेरा कोसेक एक्स का कर्व हो गया। एक यू नीचे, एक यू ऊपर, एक यू नीचे, एक यू ऊपर, ये मेरा कोसेक एक्स का कर्व हो गया। सेक एक्स का कर्व आप ऐसे ही बना लोगे। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x। cos x का कर्व पता है, मिरर लगाते जाओ, बनाते जाओ, एक एक हम को उल्टा करते चले जाओ। ठीक है, एक एक जोन में एक एक हम को उल्टा करते चले जाओ, वो तुम्हारा सेक एक्स का कर्व हो जाएगा। आप खुद से बनाओ, ये सेक एक्स का कर्व मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद से प्रैक्टिस करो घर पे। तो मेरा tan x का हो गया, cos x हो गया, sin x हो गया, अब मैंने cosec x बता दिया। cot x और sec x आप खुद से प्रैक्टिस करना। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, cosec x के कर्व में एक चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि कर्व मेरा डिसकंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, किसी किसी पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। ये जितने भी मेरे जहां पे कंटिन्यूअस है फंक्शन वहां पे मेरा डिफरेंशिएबल है, लेकिन जहां पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि जैसे कि 0 डिग्री, पाई, ये सब पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां पे कर्व ऊपर गया, फिर अगला यहां से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगला ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे ये मेरा कर्व नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, डोमेन की बात करें ऑल रियल नंबर, रेंज की बात करें ऑल रियल नंबर होगा। ये कर्व मेरा 1 से लेके -1 के बीच में लाई ही नहीं करता। ठीक है, या तो 1 से ज्यादा होगा या तो -1 से नीचे होगा। तो रेंज जो होगा इस कर्व का क्या होगा, -इनफाइनाइट से -1, -1 इंक्लूडिंग यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, ये मेरा इसका रेंज होगा कर्व का। सेम रेंज आपको सेक एक्स में मिलेगा, सेम आपको डोमेन रेंज सेक एक्स में मिलेगा, डिसकंटिन्यूटी नॉन डिफरेंशियबिलिटी सेक एक्स में मिलेगा, बस पॉइंट चेंज हो जाएंगे। सेक एक्स के पॉइंट्स नॉन डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स मेरे डिफरेंट हो जाएंगे। π/2 के लैग में चलता है ना, साइन एक्स cos x π/2 के लैग में चल रहा है, कोसेक एक्स और सेक एक्स भी π/2 के लैग में चलेगा। तो ये मेरी कर्व की एनालिसिस हो गई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम क्या करते हैं, इनवर्स फंक्शन का हम ग्राफ बनाते कैसे, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं कि मैंने मान लो साइन थीटा का कर्व ले लिया, तो साइन थीटा का कर्व ऐसे बनेगा। हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले तो वाई एक्सिस पे मिरर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसकी इमेज बन जाएगी, ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे जाएगा, ये यहां से नीचे जा रहा है तो ये यहां से नीचे जाएगा। ठीक है, पुराने वाले कर्व को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले कर्व में भी देखा जाए तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हम बेसिकली हमने वाई एक्सिस पे मिरर लगा दिया, साइन एक्स के कर्व को रिवर्स कर लिया। किसी भी फंक्शन का जब हम इनवर्स फंक्शन का कर्व बनाते हैं, किसी भी फंक्शन के इनवर्स का कर्व बनाते हैं, तो हम यही करते हैं, वाई एक्सिस पे पहले मिरर लगा के उल्टा कर देते हैं और फिर पूरे एक्सेस को रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, अगर मैं अब इसको रोटेट करूंगा तो ये चीज ऊपर आ जाएगी। तो ये कर्व आप मैं छोटे में दिखा देता हूं। ये कर्व कैसे बनेगा, वाई नीचे आ गया, ये कर्व ऊपर हो गया तो ये ऐसे जाएगा। ठीक है, ये कर्व ऐसे बनेगा और फिर हम y जो नीचे आ गया ना, हम इसको x ही रहने देते हैं और y ही रहते हैं, यानी कि y और x वही लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सेस पूरा रोटेट हो गया, पूरा का पूरा कर्व रोटेट ट्विस्ट हो गया।
तो ये मेरा साइन इनवर्स एक्स का कर्व हो गया। ठीक है, ये मेरा साइन इनवर्स एक्स का कर्व हो गया। कॉस इनवर्स एक्स का कर्व में क्या होगा, कॉस एक्स का कर्व जो है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इस वजह से कॉस में जब वाई एक्सिस पे आप मिरर लगाओगे तो वो मिरर इमेज सेम ही बनेगा क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है। साइन एक्स का कर्व जो है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं था, लेकिन कॉस का कर्व जो होता है वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इस वजह से हम कॉस में वाई एक्सिस पे मिरर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस कर्व को एज इट इज आप रोटेट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं टैन का कर्व देखते हैं। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि जब मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करता हूं ना, तो एक्स यहां पे वैल्यू है, एंगल नहीं है। साइन एक्स में एक्स एंगल था, तो एंगल होने की वजह से वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू ले सकता है। साइन इनवर्स एक्स में एक्स वैल्यू है और साइन इनवर्स एक्स एंगल आएगा, तो एक्स जो है -1 से +1 के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसमें ये चीज आप कर्व में भी देखोगे ना, ये एक्स की वैल्यू जो है 1 और -1, -1 से +1 के बीच में रहेगी, ये कभी भी इस रेंज से बाहर नहीं जाएगी। तो अब जो इस कर्व का देखें, डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर नहीं, -1 से +1 ये मेरा डोमेन हो गया, और रेंज क्या हो गया मेरा, ऑल रियल नंबर। कर्व मेरा कंटिन्यूअस है। सबसे बड़ी बात फंक्शन है, ये फंक्शन ही नहीं है। मेरे को एक एक्स पे ना कितने सारे वाई मिलेंगे, तो ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स जो है, अगर वो एक फंक्शन इस्टेब्लिश करता है, तो ऑलमोस्ट आप देखोगे उसका जब इन्वर्स निकालोगे तो वो फंक्शन नहीं होगा, रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें फिर मल्टीपल वो वाई मिलने लगेंगे, अक्सर ऐसा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, स्पेशली साइन इनवर्स एक्स, कॉसिन, जो मेरे कॉम्प्लिकेटेड टाइप के फंक्शन है ना, इसमें ही प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो डोमेन रेंज हमने देख लिया, कॉन्टिन्यूटी देख लिया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस कहीं पे भी नहीं है, डिफरेंशिएबल हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। एक कर्व मैं और बना देता हूं tan x का, tan इनवर्स x का, सॉरी tan x का नहीं, tan इनवर्स x। कैसे बनाएंगे, सॉरी, tan इनवर्स x ऐसे बन रहा था मेरा। अपना दिमाग खर्च करो। हम सबसे पहले यहां पे मिरर लगाएंगे, तो अब मेरा जो नया वाला कर्व आएगा वो क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, मैं बाहर वाली रेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतने को डिफाइन करता हूं। बाहर वाले रेंज को आप अपने हिसाब से करते रहना, मैं सिर्फ इतने की बात करता हूं। ये मैंने मिरर लगाया तो मेरा कर्व रिवर्स हो गया, वाई एक्सिस पे मैंने मिरर लगा दिया। अब मैं पुराने कर्व को डिलीट कर दूं, ठीक है, पुराने कर्व को डिलीट कर दूं और मैं पूरे को रोटेट कर देता हूं। यानी कि अब मैं रोटेट करूंगा तो ये कर्व कैसे हो जाएगा, ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको जब मैं रोटेट करूंगा तो अब इसको डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये वाला जो कर्व है ये मेरा tan इनवर्स एक्स है, ठीक है, tan इनवर्स एक्स का कर्व ये बन गया। ये कर्व बनाने की मैंने मेथोडोलॉजी समझाई। आप इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स बना लो, कोसेक इनवर्स एक्स बना लो। मैंने नहीं बताऊंगा, अगर मैं सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो आप खुद कहां पे दिमाग खर्च करोगे। पॉइंट ये है कि अगर मैं नहीं बता रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको करना नहीं है। वीडियो जब आपका फिनिश हो जाएगा तो आप प्रैक्टिस करो, सेक इनवर्स एक्स पे अपना दिमाग खर्च करो, कोसेक इनवर्स एक्स पे दिमाग खर्च करो, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स कैसे बनेगा उस पर दिमाग खर्च करो। ये सारे कर्व का जो है ना, सारे ग्राफ्स पे आप अपना हाथ सेट करो, ये बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन। लॉगरिदमिक फंक्शन में e⁻x को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, a⁻x में ही समझ में आ जाएगा। a की वैल्यू
पे डिपेंड करता है ए टू द पावर एक्स मेरा कैसे बनेगा। ए टू द पावर एक्स में दो कंडीशन जनरेट होती है, एक तब जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, और दूसरा तब जब ए की वैल्यू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है। लॉगरिदम में ए की वैल्यू निगेटिव हम नहीं कंसीडर करते हैं फिलहाल के लिए, हम ए टू पावर एक्स में हम निगेटिव वैसे भी नहीं ले रहे हैं क्योंकि निगेटिव होने पे ना कर्व का पैटर्न बहुत ही चेंज हो जाता है, मतलब फिर एक्स इवन है कि ऑड है उस पर डिपेंड करने लगेगा। हम फिलहाल के लिए हम ए पॉजिटिव के लिए वैल्यू के लिए ले रहे हैं। एक वो ए है जो फ्रैक्शन है, एक वो ए है जो फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1 है और डेसिमल्स में है, और एक वो ए है जो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। 1 से कम के केस में सबसे पहली चीज़ तो x की वैल्यू जब भी 0 होगी तो a टू द पावर 0 हमेशा 1 आएगा, यानी कि कर्व चाहे जो भी हो 1 से हमेशा क्रॉस करेगा। ये मेरा 1 वैल्यू है y की, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1, यहां से हमेशा क्रॉस करेगा। a की वैल्यू जब 1 से इनफाइनाइट तक है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है, 2.8 है, कुछ भी है, x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी मेरा a टू द पावर x इंक्रीजिंग होगा, ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और x की वैल्यू निगेटिव भी होगी तो ये 1 से लेस होगा, 1 से लेस हो जाएगा क्योंकि x पे निगेटिव हो गया, मान लो 2 टू द पावर -3 कर दिया तो 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो देखा है तो फ्रैक्शन में चले गए, 1 से नीचे आ गया, ये डिक्रीज होता चला जाएगा। ये मेरा a टू द पावर x है तब जब मेरा a की वैल्यू 1 से बड़ी है, इनफाइनाइट लिखने की जरूरत नहीं है, 1 से बड़ी है। दूसरा केस देखते हैं, a की वैल्यू जब मेरा फ्रैक्शन में होगा, a की वैल्यू जब मेरा फ्रैक्शन में होगा, सपोज 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर 0.5 से छोटा होता है और 0.5 का क्यूब 0.5 के स्क्वायर से भी छोटा होता है, यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू मेरी बड़ी होगी a टू द पावर x मेरा डिक्रीज होगा। तो यानी कि x की वैल्यू बड़ी होगी, a टू द पावर x मेरा छोटा होता जाएगा, और x की वैल्यू जब निगेटिव साइड में बड़ी होगी तो a टू पावर x मेरा बड़ा होता जाएगा, क्योंकि 0.5 पे अगर -2 कर दूं, पावर -2 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1/0.5 पे पावर 2 हो जाएगा। 1/0.5 पे पावर 2 का मतलब 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मान लो 0.25। 1/0.25 करूंगा तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन को जब रेसिप्रोकल करूंगा तो वो 1 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। तो ये कर्व मेरा a टू द पावर x है तब जब a की वैल्यू लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में है। ये मेरा a टू द पावर x का कर्व है। ध्यान रखना a टू द पावर x में a की वैल्यू पे डिफाइन होगा कर्व, ठीक है। x और y वेरिएबल हैं, लेकिन a की वैल्यू एज अ कांस्टेंट भी a की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मेरा कर्व का प्रोफाइल ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा। देखने वाली बात है कि दोनों ही कर्व मेरे कंटिन्यूअस हैं, डोमेन दोनों ही कर्व में डोमेन क्या है, x की वैल्यू -∞ से +∞ है, यानी कि ऑल रियल नंबर है, और रेंज 0 से ऊपर है, निगेटिव साइड में नहीं है। y एक्सिस पे देखा है तो निगेटिव साइड में कर्व मेरा नहीं जा रहा है, 0 से ऊपर है तो रेंज क्या हो गया मेरा 0 से ∞, ठीक है। 0 वैल्यू कभी अटेन करेगा जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी ना, तब a टू द पावर इनफाइनाइट मेरा मान लो इसकी बात करें, a टू पावर इनफाइनाइट मेरा जाएगा इनफाइनाइट पे, और डिक्रीजिंग के केस में जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तब जाके 1 a टू द पावर इनफाइनाइट जब करेंगे, मतलब फ्रैक्शन पे पावर इनफाइनाइट करेंगे तो मेरा 0 होगा। तो 0 वैल्यू कभी अटेन नहीं करेगा ये, तो 0 भी एक्सक्लूडिंग होगा, 0 से इनफाइनाइट होगा, 0 एक्सक्लूडिंग, इनफाइनाइट तो हमेशा एक्सक्लूडिंग होता है। ये मेरा a टू पावर x हो गया। log x पे आते हैं। log x log x का कर्व कैसे बनता है, सबसे पहले देखो हम log x बेस e की बात नहीं कर रहे हैं, log x बेस a की बात कर रहे हैं। इसमें भी a की वैल्यू मेरा 0 से 1 एंड a की वैल्यू 1 से ज़्यादा, दो केस बनते हैं। जब मेरा a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मान लो एक बार को,
ए की वैल्यू 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, या ई है, ई की वैल्यू भी 1 से ज़्यादा होती है। तो इन दैट केस सबसे पहला पॉइंट, x की वैल्यू 1 होगी तो log 1 हमेशा 0 ही आता है, ये हमें पता है, इररिस्पेक्टिव a की वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू जब 1 होगी ना तो y की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट से हमेशा क्रॉस करेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब x की वैल्यू 0 होगी, यानी कि log 0 की वैल्यू ये कुछ भी हो माइनस इन्फाइनाइट आएगा, ठीक है। क्यों? मान लो log 0 की वैल्यू बेस a, समझने के लिए बता दे रहा हूं, log 0 बेस a को मैं p मान लेता हूं, ठीक है। तो a टू द पावर p को मैं 0 बोल सकता हूं, a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, p की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होगा, तब जाके ये वैल्यू 0 होगी, यानी कि p की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट होगी। तो जब मेरा 0 होगा x, तो ये माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट होगा और 1 से क्रॉस होगा और ये कर्व ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। ये मेरा है log x बेस a, जहां पे a मेरा ग्रेटर देन 1 है, a मेरा 1 से ज्यादा है। a मेरा अगर 1 से कम होगा तो क्या हो जाएगा? इसी फंक्शन में देखो, अगर a की वैल्यू 1 से कम है तो ये 0 कब होगी? 0.5 मान लो 0.5 है, 0.5 पे कितना पावर करेंगे कि 0 हो जाएगा? ऑब्वियसली 0.5 पे जब मैं इन्फाइनाइट पावर करूंगा तब 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू 0 पे p की वैल्यू इन्फाइनाइट आएगी। तो मैं इसको रेड पेन में दिखाता हूं, x की वैल्यू 0 पे p की वैल्यू इन्फाइनाइट होगी, ये ऐसे जाएगा, इस वाले पॉइंट से तो क्रॉस करेगा ही और ये ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। ये केस तब है जब मेरा log x बेस a है, a की वैल्यू मेरा 0 से ज़्यादा है, 1 से लेस है, ठीक है। ये मेरा एक केस बन गया। तो ठीक है, तो ये मेरा log का कर्व हो गया। log के कर्व में भी अगर हम देखें, डोमेन x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, यानी कि इज डोमेन इज x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, पहली बात। रेंज माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, रेंज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रेंज मेरा ऑल रियल नंबर है, ठीक है। कर्व मेरा कंटिन्यूअस है, तो दोनों ही कर्व मेरे कंटिन्यूअस हैं, और डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल डिफरेंशिएबल है। जब कर्व कंटिन्यूअस है और कोई किंक भी नहीं बन रहा है तो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है। तो ये मेरी log x के कर्व की एनालिसिस हो गई। a टू द पावर x मैंने बता दिया, e टू द पावर x अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। a टू द पावर x का वो वाला वेरिएंट जिसमें a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, सेम e टू द पावर x का कर्व बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई जो मैं हमेशा बताता हूं कि बेटा कर्व से ना फंक्शन को पहचानना सीखो, फंक्शन से कर्व को पहचानना सीखो, कर्व से फंक्शन को पहचानना सीखो। e टू द पावर x ऐसे बनता है, a टू द पावर x जब ऐसे बन रहा है, a की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो e टू द पावर x भी ऐसे बनेगा, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आती है। तो e टू द पावर x को, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्यों बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? क्योंकि जैसे यहां पे अगर मैं टेंजेंट निकालूंगा ना तो उसका स्लोप कम आएगा, और यहां पे टेंजेंट निकालूंगा तो उसका स्लोप ज्यादा आएगा। टेंजेंट क्या दिखाता है? टेंजेंट रेट ऑफ चेंज दिखाता है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो कहने का मतलब ये है कि छोटे से चेंज x की वजह से जो y में चेंज इनिशियल में होगा, उतने ही बड़े x के चेंज की वजह से y में चेंज बाद में बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करना बोलते हैं। बहुत जगह फिगरेटिवली यूज भी करते हैं हम लोग, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि बिजनेस जो है मेरा उसका बिजनेस बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया, या फिर हम लोग इस तरह से बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ना एक्सपोनेंशियल रेट से भाग रही है। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि ये इस कर्व के ट्रेजेक्ट्री पे भाग रही है, यानी कि जैसे से आगे बढ़ती जा रही है और शार्पली ऊपर जा रही है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन मेरे आसान है, बहुत टफ नहीं है। शुरू करते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी क्या है? लाइन का इक्वेशन है। आते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन में। y इक्वल टू mx प्लस सी। mx प्लस सी में मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है,
ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10 बार हम घिसपिट के पढ़ चुके हैं। एक्स एक्सिस को जब यहाँ रखते हैं, वाई एक्सिस को यहाँ रखते हैं, इसको tan थीटा बोलते हैं जिसकी वैल्यू आती है m के इक्वल, और ये मेरा होता है c इंटरसेक्शन एट y। तो y इक्वल टू mx प्लस c का कर्व ये हुआ। कर्व मेरा कंटिन्यूअस है, कर्व मेरा डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे। डिफरेंशिएबिलिटी की भी जहां तक बात करें तो जब मैं dy बाई डी एक्स करूंगा ना, dy बाई डी एक्स करूंगा तो उसकी वैल्यू m आ जाएगी, यानी कि इसका जो स्लोप है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन इसका सेम आने वाला है। तो y इक्वल टू mx प्लस c हो गया। सेकंड कर्व पे आते हैं, y इक्वल टू c यानी कि कांस्टेंट कर्व। इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट कर्व बोलते हैं। कांस्टेंट कर्व क्या होता है कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट मींस x की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, y की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा। ऐसे कर्व जो होते हैं ना वो x एक्सिस के पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे ये कर्व हो गया, ये मेरा कांस्टेंट की वैल्यू हो गई, तो x की वैल्यू चाहे जो हो हमेशा y की वैल्यू कांस्टेंट है। इन दैट केस आई मीन y इज इक्वल टू, जब हम c की बात करते हैं तो एक लाइन ड्रॉ होती है जो मेरी x एक्सिस के पैरेलल होती है, और वो x एक्सिस से c डिस्टेंस पे होती है। बेसिकली x एक्सिस से डिस्टेंस को ही हम y बोलते हैं और y एक्सिस से डिस्टेंस को हम x बोलते हैं। कभी भी अगर ये कंफ्यूजन हो ना कि भाई कार्टेशियन प्लेन में इसको x बोलेंगे उसको x बोलेंगे, ये समझ लो कि y एक्सिस से डिस्टेंस को हम x बोलते हैं और x एक्सिस से डिस्टेंस को हम y बोलते हैं। तो जब हम y इक्वल टू c बोल रहे हैं तो हम x एक्सिस से डिस्टेंस को हम बता रहे हैं। तो x एक्सिस से डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, वो मेरा कांस्टेंट कर्व हो गया। ये कर्व भी मेरा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या आएगी? जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो x एक्सिस से पैरेलल किसी भी लाइन का जो मेरा डिफरेंशिएशन होगा वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। y इक्वल टू x पे आते हैं। y इक्वल टू x कौन सा कर्व हुआ? y इक्वल टू x में इसी का भाई है, y इक्वल टू mx प्लस c में m की वैल्यू 1 कर दिया तो वो x की कोफिशिएंट मेरा 1 हो गया, और c की वैल्यू 0 कर दिया। c की वैल्यू 0 होने का मतलब है कि ये ओरिजिन से पास होगा, और m की वैल्यू 1 होने का मतलब है y इक्वल टू mx में m की वैल्यू 1 करेंगे तो y इक्वल टू x आ जाएगा, y इक्वल टू x प्लस c आ जाएगा, और c की वैल्यू 0 करेंगे तो y इक्वल टू x आ जाएगा। तो m की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है? tan थीटा की वैल्यू 1 होना, tan थीटा की वैल्यू 1 होना है, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होना। 45 डिग्री होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अगर 2 आएगा तो ये भी 2 ही आएगा, और यहाँ पे 5 आगे बढ़ेंगे तो ये भी मेरा 5 ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी कर्व। y इज इक्वल टू एक्स। अब आते हैं y इज इक्वल टू मॉड एक्स में। मॉड एक्स का कर्व कैसे बनाते हैं? भाई x के ऊपर ही तो मॉड लगा है, तो y इक्वल टू एक्स वाले कर्व से ही बनेगा। समझने वाली बात है कि x की वैल्यू -2 के लिए भी y की वैल्यू 2 आने वाली है, x की वैल्यू +2 के लिए भी y की वैल्यू 2 आने वाली है, यानी कि x की जो 2 पे वैल्यू आएगी वही चीज -2 पे आएगी, जो 5 पे आएगी वही चीज मेरा +5 पे आएगी। तो ये कर्व ऐसे ऐसे बनेगा, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जो तरीका होता है बनाने का वो ये होता है कि y इज इक्वल टू mx, आई मीन y इज इक्वल टू मॉड x में हम y एक्सिस पे मिरर लगा देते हैं, ठीक है। इधर का इमेज पॉजिटिव का नेगेटिव में ले लेते हैं, बाकी सब कर्व को डिलीट कर देते हैं। ये मेरा y इक्वल टू मॉड x का कर्व है। मैं आगे बताऊंगा किसी भी फंक्शन में y इक्वल टू साइन x है तो y इक्वल टू साइन मॉड x कैसे बनेगा, और y इक्वल टू मॉड साइन x कैसे बनेगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि y इक्वल टू मॉड x कैसे बनेगा, यूं करके बनेगा। इस कर्व में एक खासियत है। खासियत क्या है? डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज ऑल पॉजिटिव नंबर, यानी कि मैं बोलूं पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी कि 0 से ऊपर, y की वैल्यू 0 से ऊपर है, नीचे नहीं जा सकती। थर्ड थिंग, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, ये कर्व मेरा एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जबकि ये कर्व मेरा कंटिन्यूअस कर्व है। वो पॉइंट कौन सा है? 0 वाला पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरा किंक बन रहा है, तो ये मेरा कर्व कंटिन्यूअस कर्व है बट नॉन डिफरेंशिएबल है। कहां पे? x की वैल्यू 0 पे। तो ये मेरा किंक वाला जो मैं केस पढ़ाता हूं ना, जिसमें मैं बताता हूं कि भाई नॉन डिफरेंशिएबल होने का 2 मतलब होता है, एक तो कर्व या तो डिसकंटिन्यूअस हुआ, और अगर डिसकंटिन्यूअस नहीं है तो किंक बन रहा है। इस केस में किंक बन रहा है, ठीक है। y इक्वल टू जी आई एक्स पे आ जाते हैं।
y इज इक्वल टू जी आई एक्स कैसे करेंगे? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जी आई एक्स क्या क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर x का मतलब क्या होता है? जी आई एक्स क्या होता है कि जैसे 2.3 लिखा तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो किसी नंबर से कम है लेकिन इंटीजर है, उसको हम जी आई फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि 2.4 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है जो मेरा 2.4 से लेस है, तो 2 इज द जी आई ऑफ 2.3। तो y इज इक्वल टू, हम इसको डिफाइन करते हैं स्मॉल ब्रैकेट में x दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर। यानी कि 2.45 का मेरा GI लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2। फ्रैक्शन को निकाल देंगे, डेसिमल पार्ट को निकाल देंगे और जो इंटीजर है उसको हम संभाल के रख लेंगे। तो देखा जाए तो 2 से 3 के बीच में 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो या 2.99999 हो, मेरा GI की वैल्यू सेम आएगी 2। तो एक इंटीजर से 0, 1, 2, 3, 4, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर के बीच में GI फंक्शन मेरा सेम रहता है। 1 से 2 के बीच में 1 पहुंच जाएगा, 2 पहुंचते ही कर्व जंप कर जाएगा। ठीक है, 2 से 3 के बीच में 2.3 के केस में 2 आएगा, यहां पे मेरा 2 आएगा, ये मेरा 1 था, आगे मेरा 3 है, तो 2 से 3 के बीच में 2 आएगा थ्रू आउट। जैसे ही हम 3 पे पहुंचेंगे, 3 पे कर्व डिसकंटिन्यूअस है, 3 पे ये वैल्यू मिलेगी, ऊपर 3 वाली वैल्यू मिलेगी, फिर 3.1, 3 से लेके 3.9999 तक ये वैल्यू चलेगी। जैसे ही 4 पे पहुंचेंगे ये कर्व जंप कर जाएगा। यही चीज निगेटिव में भी है। ठीक है, -0.5 से छोटा कौन सा इंटीजर होगा? जो -0.5 से जस्ट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, जो -0.5 से लेस होगा वो होगा -1। तो ये -1 से लेके 0 के बीच में -1 कंटिन्यू होगा, और जैसे ही 0 पहुंचेंगे कर्व जंप होकर यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, कर्व जंप होकर यहाँ पहुंच जाएगा, कर्व जंप होकर यहाँ पहुंच जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी डोमेन मेरा -∞ से +∞ है, रेंज मेरा -∞ से +∞ है। रेंज, हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि रेंज जो है मेरा, इसमें ऑल इंटीजर्स हैं, सारे नंबर नहीं आते हैं, डेसिमल वाले नंबर नहीं आते हैं। तो डोमेन देखा जाए तो मेरा ऑल रियल नंबर है, रेंज जो है ऑल रियल नंबर नहीं है, ऑल इंटीजर्स हैं, सारे इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, कर्व जो है मेरा डिसकंटिन्यूअस कर्व है, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, और कर्व मेरा डिफरेंशिएबल है, लेकिन चूंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल कर्व बन रहा है ना, तो हर पॉइंट पे जो डिफरेंशिएट करेंगे, हर पॉइंट पे मेरा dy/dx 0 आने वाला है। ठीक है, मेरा GI(x) हो गया। ते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन पार्ट में कैसे बनेगा कर्व? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -4। फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे 2.35 की हम बात कर रहे थे, 2.35 में जो 0.35 वैल्यू है वो मेरा फ्रैक्शन पार्ट है। तो फ्रैक्शन में अगर मैं 0 से 1 के बीच में करूं तो ये मेरा फ्रैक्शन वाला पार्ट इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी, और फिर जैसे ही हम इंटीजर पहुंचेंगे फ्रैक्शन वाला पार्ट 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे राउंड हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे राउंड हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा कर्व ऐसे बनेगा, इसका एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 0.35 पे, y की वैल्यू 0.35 आएगी, x की वैल्यू 1.35 पे, यानी कि 1 को अगर माइनस कर दे तो बचा 0.35, y की वैल्यू 0.35 आएगी। तो ये y इज इक्वल टू जो mx+c में m की वैल्यू जो हमारी होती है ना, एक तरह से ये लाइन है, बहुत मल्टीपल लाइन है, उसमें m की वैल्यू मेरी 1 आएगी। ठीक है, तो ये कर्व ऐसे बनेगा। ये है y इज इक्वल टू फ्रैक्शन x और GI फंक्शन में जो खास बात है कि GI फंक्शन का जो मेरा डोमेन था वो मेरा -∞ से +∞ था, रेंज था -∞ से +∞। फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस था, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है, और हर इंटीजर पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। GI फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या आएगा? मान लो d/dx ऑफ GI(x), जहां पे x मेरा इंटीजर नहीं है, इंटीजर वाले पार्ट पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस ही नहीं है। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो GI फंक्शन क्या है? हमेशा एक लिटा हुआ लाइन है। लिटी हुई लाइन का डिफरेंशिएशन क्या आता है? लिटी हुई लाइन का डिफरेंशिएशन हमेशा ही 0 आता है, तो dy/dx हमेशा 0 आएगा। ठीक है, GI फंक्शन का ये ध्यान रखना।
क्योंकि इसका स्लोप जीरो है। डिवाई बाई डी एक्स क्या दिखाता है? स्लोप दिखाता है। तो जो मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है ना, उसका स्लोप हमेशा जीरो आता है। अब यही चीज अगर मैं फ्रैक्शन एक्स की बात करूं तो सबसे पहले तो डोमेन क्या है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज क्या है? 0 से लेके 1 तक, जिसमें से 1 भी एक्सक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है, 0 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो मेरा 0 से लेके 1 तक इसका रेंज हो गया। अगर मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात करूं तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो हर इंटीजर पे नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि नॉन डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है? तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है। लेकिन डी वाई बाई डी एक्स अदरवाइज अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन का स्लोप मेरा 1 है। डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ही तो दिखाता है। तो ये इंटीजर्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ द पार्ट पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए जी आई एक्स पे। 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा? 1/x 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा? x की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना 1/x की वैल्यू छोटी होती जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू जब इनफाइनाइट होगी y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू इनफाइनाइट पे y की वैल्यू 0 होगी, यानी कि ये कर्व ऐसे करके जाएगा और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पहुंच जाएगी, ठीक है। यही चीज निगेटिव साइड में देखेंगे तो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे y की वैल्यू 0 होगी और 0 पे जब हम निगेटिव साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे, यानी कि बहुत ही 0 के नियर पहुंचेंगे निगेटिव साइड से, तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी। तो ये मेरा y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। x की वैल्यू जैसे जैसे मेरी इंक्रीज हो रही है पॉजिटिव जोन में, वैसे वैसे मेरी वैल्यू जो है रिड्यूस हो रही है, x 1/x की वैल्यू। निगेटिव जोन में जैसे जैसे x की वैल्यू मेरी इंक्रीज हो रही है, y की वैल्यू मेरी डिक्रीज होती जा रही है। मतलब दोनों ही केस में y की वैल्यू डिक्रीज ही हो रही है, ठीक है। अब इसमें जो समझने वाली बात है कि मेरा रेंज क्या है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो रेंज मेरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। डोमेन क्या है? एक्स पे मैं देखूं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। डिफरेंशिएबिलिटी देखूं, पहले तो कंटिन्यूटी देखें। कंटिन्यूटी में देखा है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पे? 0 पे। 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। और डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, 0 छोड़ दे तो हर पॉइंट पे कर्व स्मूथ है, कोई किंक नहीं बन रहा है, यानी कि हर पॉइंट पे कर्व मेरा डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे कर्व मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। तो ये y इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n का भी कर्व ऐसे ही बनेगा, प्रोवाइडेड n की वैल्यू क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। हम आते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन में, जो लास्ट मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम कर्व पहले भी पढ़ चुके हैं, पैराबोला में पढ़ा था। y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c का कर्व कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसी को हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं, ठीक है। पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। फंक्शन मेरा डिपेंड करेगा ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो कर्व का माउथ ऊपर होता है, ए की वैल्यू निगेटिव होती है कर्व का माउथ नीचे होता है। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मेरी ये वाली वीडियो आप देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन के कर्व को मैंने बहुत ही डिटेल में एनालाइज किया है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो कर्व कहाँ पे होगा, डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी। तो ये पूरी एनालिसिस है। कर्व का प्रोफाइल यही होगा, या तो ये या तो ये ए लेस देन 0 के लिए है, ये ए ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। कर्व का जो डोमेन है वो मेरा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। कर्व का रेंज जो है वो एक मिनिमम वैल्यू से ऊपर होता है। वो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? वो इसके रूट्स का एवरेज होता है, ठीक है। वो रूट्स का एवरेज नहीं, आई मीन इसका मिनिमा निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली जो मिनिमा पॉइंट आएगा वो निकालना पड़ेगा, या रूट्स के एवरेज पे, एवरेज बेसिकली एक्स वैल्यू हो गई, उस पर जो वाई की वैल्यू आएगी वो मेरा मिनिमम पॉइंट होगा।
तो कई बार तो ऐसा भी होता है ना कि रूट डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हमें मिनिमा निकालना पड़ेगा। तो रेंज मेरा यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक होगा या फिर यहाँ से माइनस इन्फाइनाइट से लेके यहाँ तक होगा, डिपेंडिंग अपॉन ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में देख लेना। तो ये मेरे ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड फंक्शन मेरे कवर हो गए, और आप स्टैंडर्ड फंक्शन पे सबसे पहले अपना कमांड बनाओ, स्टैंडर्ड फंक्शन के जो क्वेश्चंस हैं फंक्शन के वो सॉल्व करो, ठीक है। कल नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम फर्दर हम एनालाइज करेंगे कि हम ग्राफ्स को और कैसे बनाएं, मींस साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह की तो ग्राफ आपने देख ली, एक्स में अगर मॉड लगा दिया या साइन एक्स माइनस ए कर दिया या 5 साइन एक्स कर दिया, तो ये जो ट्रिक वाला पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने स्टैंडर्ड फंक्शन और बेसिक्स पढ़ा, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें हम कर्व बनाने के ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आए तो आप लाइक्स करो, कमेंट्स दो, अगर कुछ पूछना है या कोई इम्प्रूवमेंट आपको दिखता है तो आप मुझे सजेस्ट करो अपने कमेंट्स में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मेनी थैंक्स। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे अगले वीडियोस आपको पॉपअप होते रहें, ठीक है। थैंक यू।